नेपाल, वही नेपाल जिसे दुनिया शांति और सादगी की धरती कहती है, वही नेपाल जो बुद्ध की जन्मभूमि है, वही नेपाल जिसे हिमालय की गोद ने हमेशा सुरक्षित रखा। लेकिन आज वही नेपाल आग की लपटों में घिरा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों जल उठा नेपाल? क्यों भड़क उठे वहां के युवा? क्यों सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेर लिया? क्यों सड़कों पर बनाएगा नहीं घर में प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी? और आखिर क्यों नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट था या फिर यह जनता का गुस्सा था? क्या यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी या फिर यह युवाओं के सपनों की जंग थी? इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। नेपाल की राजनीति के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री कुर्सी से चिपके रहने के लिए पार्टी का संविधान बदल देते हैं। 70 साल की सीमा हटाकर वह यह संदेश देते हैं कि सत्ता किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। लेकिन जनता ने सोचा था कि लोकतंत्र का मतलब है नए चेहरों को मौका, युवाओं को स्थान और जनता की आवाज को सम्मान। जब यह उम्मीद टूटी तो गुस्से की आग भड़क उठी। युवाओं की यह पीढ़ी अब सिर्फ ताली बजाने और पोस्टर लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए थी, उन्हें अपने भविष्य की गारंटी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सामने फिर वही बुजुर्ग चेहरे खड़े हैं, वही पुराने नेता जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, तो उनकी आंखों में निराशा भर गई। यही निराशा धीरे धीरे सड़क पर आग बनकर फैल गई। भ्रष्टाचार ने आग में घी का काम किया। बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे नियम बना दिए गए कि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री पर उंगली उठाना तक मुश्किल हो गया। जनता ने महसूस किया कि लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर है, असल जिंदगी में तो सब सत्ता और पैसों का खेल है। और जब जनता को यह एहसास हो गया कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, तो उन्होंने संसद की दीवारें हिला दी। नेपाल की संसद, जिसे जनता के सपनों का मंदिर कहा जाता था, वही संसद जनता के गुस्से की ज्वाला में जल उठी। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, यह उस टूटे भरोसे की तस्वीर थी जिसे जनता ने सालों से संजो कर रखा था। प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, सत्ता बदलनी पड़ी और दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र की बुनियाद तब हिलती है जब जनता की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। यह कहानी हर उस जगह की है जहां जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होता है। यह कहानी हर उस लोकतंत्र की है जहां नेता जनता से ऊपर हो जाते हैं। और यह कहानी हर उस युवा की है जो अपने हक के लिए लड़ रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेपाल में यह संकट कैसे शुरू हुआ, क्यों युवाओं ने विद्रोह किया, क्यों भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और क्यों नेपाल की संसद, जो कभी उम्मीद की किरण थी, आग की लपटों में समा गई। तो साथ ही जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपके सामने एक नया सच लाएगा। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह वो हकीकत है जिसे जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र की आवाज हर जगह गूंजनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्रेरणा ही हमारी ताकत है। दर्शकों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा देश जिसे लोग शांति, सादगी और बौद्ध संस्कृति के प्रतीक के तौर पर जानते हैं। लेकिन आज वही नेपाल राजनीतिक उथल-पुथल की आग में जल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस छोटे से पड़ोसी देश में कि जनता सड़कों पर उतर आई, आंदोलन होने लगे और लोकतंत्र का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पीपी शर्मा ओली से। ओली, जो कभी जनता के बीच मजबूत नेता माने जाते थे, सत्ता पर बने रहने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जिसने पूरे नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उनकी पार्टी के संविधान में साफ लिखा था कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी बड़े पद पर नहीं रहेगा। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि राजनीति में नई पीढ़ी को मौका मिल सके। लेकिन जब खुद ओली इस सीमा तक पहुंचे तो उन्होंने नियम ही बदल दिया। जनता को उम्मीद थी कि सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर कोई नेता उदाहरण पेश करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। युवाओं को सबसे बड़ा झटका यही से लगा। उनके सामने तस्वीर साफ थी, अगर नियम बदल दिए जाएंगे तो फिर कभी उनका नंबर ही नहीं आएगा। युवाओं की उम्मीद थी कि अब नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर कोई चेहरा सामने आएगा। लेकिन पार्टी की अगली कतार में खड़े शेर बहादुर देउबा की उम्र 80 साल हो चुकी थी। अब सवाल यही था कि अगर राजनीति सिर्फ बुजुर्ग नेताओं के हाथ में रहेगी तो युवा कहां जाएंगे।
उनकी आवाज कौन सुनेगा? उनकी आशाओं का क्या होगा? यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा नेपाल की जनता को अंदर तक झकझोर रहा था। देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने ऐसे नियम बना दिए जिनके चलते किसी मंत्री या प्रधानमंत्री पर सीधी जांच करना बेहद मुश्किल हो गया। जनता के मन में सवाल उठने लगे कि अगर कानून बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच सकता, अगर नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, तो लोकतंत्र का मतलब क्या बचा? यही सवाल आंदोलन का सबसे बड़ा आधार बन गया। नेपाल की सड़कों पर जब युवा उतरे तो उनकी आवाज गूंज रही थी कि हमें बदलाव चाहिए, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और पुलिस के साथ झड़पें हुई। लोकतंत्र की लड़ाई में हिंसा का रास्ता सही नहीं है। नेपाल की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वहां कुर्सी से ऊपर उठकर सोचने वाला नेता ढूंढना मुश्किल हो गया है। जनता ने जिस लोकतंत्र को खून पसीने से सींचा, उसे नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ की प्रयोगशाला बना दिया। केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने तो जनता को लगा कि अब स्थिरता आएगी, अब भ्रष्टाचार पर चोट होगी, अब देश नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तस्वीर उलटती चली गई। सत्ता की भूख ने लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करना शुरू कर दिया। पार्टी का संविधान बदलना कोई छोटा कदम नहीं था। यह जनता को यह संदेश देने जैसा था कि नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं, असली ताकत नेताओं के हाथ में है और वे जब चाहें उन्हें बदल सकते हैं। इस कदम ने युवाओं का विश्वास चकनाचूर कर दिया। वे सोच रहे थे कि अगर 70 साल की सीमा भी हट सकती है, तो फिर कौन सा नियम स्थायी है? यह सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नेपाल के गांवों और शहरों में चाय की दुकानों और कॉलेज की कैंटीनों में एक ही चर्चा थी, आखिर क्यों नेताओं को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के सपनों की बलि देनी पड़ रही है। लोग कह रहे थे कि संविधान जनता के लिए होता है, लेकिन यहां संविधान सिर्फ नेताओं के लिए बदल दिया गया। यही 80 साल की उम्र में कोई कैसे युवाओं की आकांक्षाओं को समझेगा? कैसे बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा को महसूस करेगा? यह सवाल उन लाखों युवाओं की जुबान पर था जो रोज काम की तलाश में दर दर भटकते हैं। उन्हें लगने लगा कि राजनीति सिर्फ बुजुर्गों का क्लब बन गई है, जहां युवा सिर्फ ताली बजाने और पोस्टर लगाने के लिए हैं। उधर भ्रष्टाचार का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े घोटालों की फाइलें धूल खा रही थीं, जिन पर आरोप थे वे आराम से सत्ता का मजा ले रहे थे। नए नए नियम बना दिए गए ताकि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करना लगभग असंभव हो जाए। ये सब देखकर जनता का धैर्य जवाब देने लगा। उन्हें लगने लगा कि नेपाल का लोकतंत्र एक ऐसा खेल है जिसमें जनता हमेशा हारती है और नेता हमेशा जीतते हैं। जब गुस्सा चरम पर पहुंचा तो सड़कों पर आग भड़क उठी। प्रदर्शनकारी नारे लगाने लगे, झंडे लहराने लगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे हिंसा भी बढ़ती चली गई। पत्थरबाजी, पुलिस से भिड़ंत और आगजनी ने हालात और बिगाड़ दिए। एक तरफ जनता अपनी पीड़ा जाहिर कर रही थी, दूसरी तरफ लोकतंत्र पर हिंसा का धब्बा लग रहा था। इस बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखी। नई पीढ़ी, जिसे आज जेन जी कहा जाता है, उसने साफ कहा कि उनकी लड़ाई हिंसा से नहीं, विचारों से होगी। उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया और यह संदेश दिया कि वे लोकतंत्र के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके रक्षक हैं। उनकी यह सोच बताती है कि नेपाल का भविष्य अभी भी बचा हुआ है। अगर यह नई पीढ़ी सही दिशा में चली तो नेपाल को नई रोशनी मिल सकती है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल की राजनीति में बार बार बाहरी ताकतों का जिक्र होता है। भारत में यह धारणा मजबूत है कि नेपाल को अस्थिर करने में बाहर की शक्तियां लगी हुई हैं। कभी चीन पर उंगली उठती है, कभी पश्चिमी देशों पर, तो कभी भारत विरोधी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर घर के अंदर सब ठीक हो तो बाहर की ताकतें कितना कर सकती हैं। सच्चाई यही है कि नेताओं की स्वार्थ परस्ती और भ्रष्टाचार ने ही नेपाल को इतना कमजोर बना दिया है कि बाहर से हल्की सी हवा भी उसे हिला देती है। नेपाल की जनता आज अपने नेताओं से पूछ रही है कि लोकतंत्र का असली मतलब कहां खो गया। संविधान बनाने में सालों लगे, जनता ने अपनी उम्मीदें उसमें जोड़ी, लेकिन आज वही संविधान नेताओं की कुर्सी बचाने का औजार बन गया है। युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा रहा है और सत्ता के लिए हर नियम तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये सब मिलकर उस आग को हवा दे रहा है जो आज पूरे नेपाल को जला रही है।
भारत के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है। नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि रिश्तों की डोर से जुड़ा देश है। दोनों देशों की संस्कृति, धर्म और परंपराएं एक दूसरे से गहराई तक मेल खाती हैं। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, व्यापार प्रभावित हो सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि भारत बार बार यह कह रहा है कि नेपाल को अपने लोकतंत्र को बचाना होगा। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी राजनीति किस दिशा में जाती है। अगर नेता सत्ता से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें, अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, अगर युवाओं को अवसर मिले और अगर लोकतंत्र की साख बहाल की जाए तो नेपाल फिर से मुस्कुरा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो यह आग और भड़क सकती है और उसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस लंबे संघर्ष की जो नेपाल की जनता लड़ रही है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज होगा, सवाल और तीखे होंगे और सड़कों पर आवाज और बुलंद होगी। असली सवाल यही है कि क्या नेपाल अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा या फिर यह आग उसे राख बना देगी। नेपाल जल क्यों रहा है? आखिर वो कौन सी आग है जिसने हिमालय की गोद में बसे इस शांत देश को हिलाकर रख दिया? नेपाल, जो कभी अपनी संस्कृति, पर्वत और सरल जीवन के लिए जाना जाता था, आज राजनीति की धुंध और भ्रष्टाचार की आंधी में घिरा हुआ है। युवाओं के सपनों का गला घोंट दिया गया, लोकतंत्र के नाम पर सत्ता की कुर्सी से खेला गया और जनता की आवाज को अनसुना किया गया। यही कारण है कि सड़कों पर उतर आए नेपाल के युवा, जिनके सीने में अब लावा की तरह गुस्सा उबल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के पी ओली ने सत्ता बचाने के लिए जिस तरह पार्टी के संविधान से खेला, उसने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया। नेपाल की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। जब सत्ता जनता की उम्मीदों से बड़ी हो जाती है, जब कुर्सी संविधान से ऊपर हो जाती है, जब भ्रष्टाचार ईमानदारी को निगल लेता है और जब बुजुर्गों की राजनीति युवाओं के सपनों को कुचल देती है, तब लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। नेपाल की जनता आज इसी दर्द से गुजर रही है, लेकिन हर अंधकार के बाद रोशनी आती है, हर संकट के बाद नया सवेरा होता है और हर गिरावट के बाद नया उठान शुरू होता है। नेपाल का संघर्ष हम सबके लिए एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि सत्ता का लालच देश को कहां ले जाता है। ये हमें बताता है कि युवाओं को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है और ये हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर नेपाल इस संकट से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपने लोकतंत्र को जनता की ओर मोड़ना होगा, उसे संविधान की असली भावना को अपनाना होगा और उसे युवाओं को उनका हक देना होगा। आज नेपाल की जनता ये कह रही है कि वे सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें असली काम चाहिए। वे सिर्फ भाषणों से खुश नहीं होंगे, उन्हें बदलाव चाहिए। यही आवाज आने वाले समय में नेपाल की राजनीति को नया रूप देगी। और दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोकतंत्रों के लिए एक संदेश है। चाहे कोई भी देश हो, अगर जनता की आवाज को दबाया जाएगा, अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर युवाओं को दरकिनार किया जाएगा, तो वहां भी हालात बिगड़ेंगे। इसलिए नेपाल का यह संघर्ष एक सबक है, एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी है। अब वक्त है कि हम सब इस कहानी से सीख लें। वक्त है कि हम युवाओं की ताकत पर भरोसा करें। वक्त है कि हम ईमानदारी और पारदर्शिता को राजनीति का आधार बनाएं। वक्त है कि हम लोकतंत्र को सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश और दूर तक जाए, अगर आप चाहते हैं कि लोग नेपाल की असली कहानी जानें, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की यह जंग हर किसी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक इस आंदोलन की आवाज को और बुलंद करेगा। अगर आप मानते हैं कि सच बोलना जरूरी है, अगर आप मानते हैं कि युवाओं की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी प्रेरणा ही हमारी ताकत है, आपकी आवाज ही हमारी कलम की स्याही है और आपका साथ ही हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाता है। तो चलिए मिलकर एक आवाज उठाते हैं नेपाल के लिए, लोकतंत्र के लिए, युवाओं के लिए, सच्चाई और बदलाव के लिए। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।